गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू धनंजय आईएएस एकेडमी। होप यू आर डूइंग वेल एंड स्टडीइंग हार्ड। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। थोड़ा सा कंफ्यूजन है रिगार्डिंग डे कि आज होगा या फिर कल होगा, दोनों ही दिन बना लेंगे, क्या ही जाता है, खाना पीना और घूमना ही तो है। खैर, पढ़ाई भी कंसिस्टेंट रखना है, 4 घंटा कम ही पढ़ेंगे, 2 घंटा कम ही पढ़ेंगे, पर जरूर पढ़ेंगे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके पेपर में कुछ खास वैसा न्यूज़ था नहीं, ठीक है, बट एक न्यूज़ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी रिगार्डिंग केरला ने सुप्रीम कोर्ट अप्रोच किया है फिर से। क्यों? इस बार उन्होंने कंप्लेन किया है, अपील की है कि प्रेसिडेंट ने हमारे जो बिल्स हैं वो अपने पास रखे हुए हैं बहुत लंबे टाइम से, और कोई रीजन भी नहीं बताया है कि क्यों उन्होंने रिजर्व करके बिल रखा हुआ है। ओके, तो ये उसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इससे पहले भी हमने केरला को रिगार्डिंग इस तरह की केस पढ़ी थी, जब केरला ने सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल की थी अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट की उन्होंने नेट बोरिंग सीलिंग इम्पोज कर दिया है और केरला फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप थोड़ा सा वन टाइम बेनिफिट दे दो, 13,000 करोड़ कुछ रुपए केरला को दे दो। उसके बाद फिर हमने गवर्नर को भी लेके पढ़ा था, तमिलनाडु के पोनमुडी की केस पढ़ी थी हमने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने पोनमुडी जी को अलाउ कर दिया है और गवर्नर जी ने उनको रिइंस्टेट कर दिया एज एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। सो सेंटर और स्टेट का जो टशल है वो हमेशा चलते ही रहता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें बीच में आते ही रहता है, ठीक है। गवर्नर, मैं हमेशा कहती हूँ कि इज अ फेवरेट टॉपिक फॉर द क्वेश्चन सेटर। इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, आगे डिस्कस करेंगे किस कंटेक्स्ट में है। फिलहाल आपको 4 स्टेटमेंट दे रखा है, आपको बताना है कौन सही कौन गलत। चलिए, सो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विवेकाधीन शक्तियां कौन सी है गवर्नर की। विवेक से किस, इन चारों में से कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियां हैं, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर है। बहुत आराम से बता लेंगे आप, बहुत इजी है। ये यूपीएससी का लास्ट ईयर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर नहीं, शायद 2014 का क्वेश्चन है। ओके, सो अपॉइंटिंग द मिनिस्टर्स, क्या ये गवर्नर अपने मन से करते हैं क्या? नहीं यार, नहीं करते, हमने पढ़ रखा है। ये करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय सीएम। तो ये तो नहीं हो गया, ठीक है। एड और एडवाइस पे काम करता है। कब पढ़ा था हमें? जब तमिलनाडु का पोनमुडी केस जाना था, जब RN रवि सर जो है वो पोनमुडी सर को एजुकेशन मिनिस्टर नहीं बना रहे थे, कह रहे थे कि इनके ऊपर करप्शन का चार्ज लगा हुआ है। तो फिर तमिलनाडु गवर्नमेंट कहाँ गई थी? सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर को करना होगा शैल वर्क ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये तो इनकी डिस्क्रिशनरी पावर में नहीं आती है, चलो ठीक है। उसके अलावा और फिर क्या कह रहा है? मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। गवर्नर बनाती है क्या रूल्स? नहीं यार, नहीं बनाती गवर्नर। यहाँ पे भी ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये भी गलत हो गया। तो आपके आंसर क्या हो गए? एक, रिजर्व करती है, जी हाँ करती है, इसी के लिए तो बवाल मचा हुआ है। और दूसरा क्या स्टेटमेंट सही है? जी हाँ, आर्टिकल 356 के अंडर में वो रिपोर्ट सेंड करती है प्रेसिडेंट को कि इम्पोज कर सके राष्ट्रपति शासन। तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो आपको कौन सा स्टेटमेंट बताना है कि इसमें से कौन सा डिस्क्रिशनरी पावर है गवर्नर का? 1 है, बिल्कुल है, और 3 है, बिल्कुल है। तो आपका आंसर हो गया 1 और 3, ठीक है, केवल 1 और 3। तो किस कंटेक्स्ट में था ये क्वेश्चन? ऑब्वियसली केरला गई है सुप्रीम कोर्ट और कहा है कि प्रेसिडेंट साहिबा ने बहुत टाइम से हमारा बिल विथहोल्ड करके रखा है, हमें हमका रीजन चाहिए। विदाउट गिविंग एनी स्पेसिफिक रीजन उन्होंने बिल को हेल्ड करके रखा है। इससे पहले केरला गवर्नमेंट का ये था कि जो हमारे आरिफ मोहम्मद साहब है, गवर्नर साहब है, वो उन्होंने बिल को अपने पास रखा हुआ है विथहोल्ड करके। जब उनको बोला गया कि आप सुप्रीम कोर्ट में, केरला गवर्नमेंट गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप प्लीज देखिए क्या है नहीं है, उनको पास कीजिए, जो करना है कीजिए, जल्दी कीजिए, अपने पास ऐसे नहीं रख सकते। तो कुल 8 बिल्स थी ऐसी, जिसमें से एक बिल जो केरला हेल्थ सिस्टम को के रिलेटेड था, गवर्नर ने पास कर दिया, और बाकी के जो बचे बिल थे उनको प्रेसिडेंट को दे दिया, और प्रेसिडेंट ने भी अपने पास रखा हुआ है बहुत लंबे सारे टाइम से। तो इसी के रिगार्डिंग सारा बवाल मचा हुआ है, जो आप पढ़ेंगे जानेंगे, ठीक है। तो केरला गवर्नमेंट का कहना है कि ये जो कर रही है ना सेंटर, इट्स अगेंस्ट आर्टिकल 14, 200 और 201। ये जो आर्टिकल 200 और 201 है बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, पढ़ेंगे आगे जानेंगे। तो इसमें केरला का क्या कहना है? केरला का कहना है कि जो बिल है वो रिगार्डिंग स्टेट का है, ऐसा कोई उसमें बिल नहीं है जहां पे यूनियन लिस्ट में वायलेशन हो रहा है। वो सारा स्टेट स्पेसिफिक बिल है, सारा बिल ऐसा है जो ना ही कोई ऐसा काम कर रही है जिसके चलते सेंटर पे या फिर एज अ होल कंट्री पे कोई भी हानि पहुंचे, कोई भी DPSP का वायलेशन नहीं हो रहा है। तो फिर किस रीजन के बेसिस पे प्रेसिडेंट जो है उन्होंने बिल को विथहोल्ड करके रखा हुआ है, ऐसा केरला का कहना है। और उनका कहना है कि यहाँ पे आर्टिकल
200 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है। चलो तो जल्दी से जान लेते हैं आर्टिकल 200 क्या है। ये प्रोसेस है गवर्नर का कि कैसे वो बिल पास करेंगे। तो वो जो गवर्नर है वो तो या तो एसेंट दे सकते हैं बिल को, या फिर मे अदर गिव द एसेंट, या फिर विदहोल्ड द एसेंट और रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। ये है आर्टिकल 200, ओके। इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और अगर मान लो कोई रिकमेंडेशन, कोई प्रोविजन गवर्नर को अच्छी नहीं लग रही है, या फिर उनको कुछ एडवाइस देना है, तो वो कह सकते हैं वो हाउस को कि आप प्लीज रिटर्न कर दे सकते हैं, या फिर रिकंसिडर करने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आर्टिकल 201, अभी मैंने बताया कि गवर्नर बिल भेज सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को। तो यही डील करता है आर्टिकल 201 को कि प्रेसिडेंट या तो एसेट दे सकता है या फिर विदहोल्ड कर सकता है अंडर आर्टिकल 201, ठीक है। गवर्नर हमेशा से फेवरेट टॉपिक रहा है, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। गवर्नर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, 35 ईयर्स ऑफ द एज होना चाहिए, मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, और कोई भी हाउस के वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करना चाहिए उनको। उसके अलावा उनका अपॉइंटमेंट और टेन्योर पहले भी डिस्कस कर रखा है। अपॉइंट कौन करता है गवर्नर को, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, आर्टिकल 153। उसके बाद फिर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 में हमने पढ़ा था कि एक गवर्नर 2 से ज्यादा स्टेट के गवर्नर हो सकते हैं। कब पढ़ा था हमने, सीपीआर के केस में। सीपी राधाकृष्णन झारखंड के गवर्नर हैं, बट उनको हाल ही में चार्ज मिला है किसका, तेलंगाना का, अंडर 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1956, और प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट के अंडर में होल्ड करते हैं ऑफिस। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है इनका, जो भी आर्टिकल है इंपॉर्टेंट होगा। लाइक आर्टिकल 161 पार्डनिंग पावर प्रोवाइड करता है गवर्नर को, ठीक है। फिर डुअल कैपेसिटी में काम करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड भी होते हैं और रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं यूनियन गवर्नमेंट के। फिर ये सारा इनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिस्क्रिशनरी पावर, एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर की ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखी है। इंपॉर्टेंट होगा, गवर्नर हमेशा बिल्कुल ABCD जैसे याद होता है ना, वैसे याद होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी इतना केसेस आते रहता है ना, हमेशा सेंटर स्टेट का टशल चलते रहता है, जहाँ पे गवर्नर और सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होते ही हैं। पहली बार प्रेसिडेंट साहिबा भी इन्वॉल्व हो गई, तो हमेशा हम रिविजन करते ही रहेंगे, तो वो तो हटा ही दो, बट फिर भी ध्यान में रखना है गवर्नर को लेकर, ठीक है। चलो, गिग वर्कर्स को लेके किस स्टेट ने बिल इंट्रोड्यूस किया है ताकि उनकी कंडीशन ऑफ सर्विस और वेलफेयर को सुधारा जा सके, ठीक है। अभी इनका ड्राफ्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उस हाउस के, उस स्टेट के हाउस में। इससे पहले राजस्थान ने भी इस तरह का बिल लाया था, जो काम करता है ये काम करता है कि गिग वर्कर्स का जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाए, उनके रजिस्ट्रेशन का काम करता है। कौन, राजस्थान का जो बिल है। तो उन्हीं के देखा देखी इस स्टेट ने भी सेम डिट्टो वैसा ही बिल लाया है। किसने लाया है, जो है गिग वर्कर कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड वेलफेयर बिल, ये है कर्नाटक की, ठीक है, कर्नाटक की। तो राजस्थान के कदमों पे कर्नाटक ने भी इंट्रोड्यूस किया कर्नाटक गिग वर्कर्स। क्या होता है गिग वर्कर्स ये भी जानेंगे, बट ये जो कर्नाटक गिग वर्कर्स वही होते हैं जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, वो किसी के अंडर में नहीं आ रहे हैं। वो जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई वाला वो होता है ना बॉन्ड, वो नहीं रहता है, ठीक है। ये फ्रीलांस की तरह काम करते हैं, कौन, गिग वर्कर्स, ठीक है। टेम्पररी होते हैं, फ्लेक्सिबल बेसिस पे होते हैं, ठीक है, आराम से अपने हिसाब से काम करते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। और नीति आयोग का एस्टिमेट है कि 23 मिलियन वर्कर्स एंगेज होंगे गिग इकोनॉमी में बाय 2029, ओके। चैलेंजेस भी बहुत फेस करते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट हैं बट चैलेंज भी बहुत फेस कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉई वाले जो सिचुएशंस होते हैं उसमें बहुत सारे एक्ट्स आ जाते हैं। तो ये इनके लिए कोई ऐसा अलग से प्रावधान नहीं है गिग वर्कर्स के लिए, ना ही ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं, तो प्रोविडेंट फंड का इनको बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके अलावा मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह जो हो गई, ओवर टाइम पे करना पड़ जाता है इनको, मेडिकल सर्विस, मेडिकल लीव भी नहीं मिलता है। और ये सारे जो एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट, EPF, बोनस एक्ट, इसके अंडर में ये नहीं आते हैं, ठीक है, रजिस्ट्री नहीं है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर से भी एक्सक्लूडेड है कौन, गिग वर्कर्स। तो इसीलिए ज़रूरत है कि इस तरह की बिल लाए, जो कर्नाटक के गवर्नमेंट में लाया है। क्या काम करता है, इंश्योर करता है उनकी इनकम सिक्योरिटी को, फिर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी प्रोवाइड करता है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रोबस्ट ग्रीवियंस रेडिशनल मैकेनिज्म की बात करता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट होगा, आप जानिए राजस्थान ने पहले लाया था कि इस तरह का बिल गिग वर्कर्स के लिए, और अब कर्नाटक की गवर्नमेंट ने लाया है, ठीक है। चलो, कुछ टाइम पहले हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे थे रिगार्डिंग गिग वर्कर्स, तो हमने बहुत अच्छे से इस टाइम में भी डिस्कस किया था। राजस्थान ने लाया, फिर कर्नाटक ने लाया, ओके। अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमने क्या पढ़ा है,
अरुणाचल प्रदेश को लेकर हमने पढ़ा था, हमारे मोदी जी ने कुछ दिन पहले ही इनॉग्रेट किया था दिबांग हाइडल प्रोजेक्ट और पहला ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। और वहाँ पे उन्होंने एक हेड गियर पहना हुआ था जो कौन सी ट्राइब की थी? नाइसी ट्राइब की थी। याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। झारखंड को लेके हमने क्या पढ़ा था? झारखंड में स्टार्ट हुआ है सेंटर फॉर कंजर्वेशन एंड प्रमोशन ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड हेरिटेज। कहाँ हुआ है ये स्टार्ट? झारखंड में हुआ है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जब चलते हैं कि यूएस के किस स्टेट ने पास किया है, बहुत बढ़िया लॉ है, जो कहता है कि कोई भी आर्टिस्ट का वॉइस रेप्लिकेट नहीं कर सकता विदाउट देयर कंसेंट। कुछ टाइम पहले ही हमने पढ़ा था कि ए.आर. रहमान ने एक गाना रिलीज किया है, जो गाना वो गा रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं है, बट उनकी आवाज को लिया गया है थ्रू एआई, ठीक है। हमने पॉजिटिव नेगेटिव इम्प्लीकेशंस को भी पढ़ा था एआई के। तो अब इसी तरह का एक लॉ लाया गया है यूएस के स्टेट के द्वारा कि आप बिना किसी कंसेंट के किसी भी आर्टिस्ट की वॉइस को एआई के थ्रू यूज नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया लॉ है। कौन से स्टेट ने लाया है? ये लाया है टेनेसी ने, ठीक है। टेनेसी जो यूएस का एक स्टेट है, उन्होंने लाया है, साउथ सेंट्रल स्टेट है, इस तरह का लॉ लाया है। क्या? कि आप बिना किसी के परमिशन के, बिना किसी के कंसेंट के नहीं यूज कर सकते उनका आवाज एआई के थ्रू। टेनेसी यूएस ने, ठीक है। चलो कैलिफोर्निया को लेके हमने पढ़ा था, साल्टन सी के बारे में जाना था कि लिथियम ब्लॉक यहाँ पे बहुत भारी मात्रा में पाया गया है, जो है कैलिफोर्निया में। वाशिंगटन डीसी को लेके पढ़ा था, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की पहली मीटिंग हुई थी। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। किसकी मीटिंग हुई थी? ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड की। क्या बात करता है? ये फुलफिल करेगा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क को। और ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जो है वो क्या काम करता है? वो बोलता है कि हम जो कन्मिंग मॉनिट्रियल में हम लोग का एजेंडा था उसको फुलफिल करेंगे। और कन्मिंग मॉनिट्रियल का क्या एजेंडा था? कि हम अपने इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को 2030 तक 30% एटलीस्ट डिग्रेड होने से बचाएंगे। किसका था ये एजेंडा? कन्मिंग मॉनिट्रियल का। तो उसको फुलफिल करने के लिए बना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। और 30% 2030 तक बचाना है तो कुछ तो पैसे चाहिए, तो इसके लिए पहली मीटिंग हुई थी इसके फंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए। कहाँ? वाशिंगटन डीसी में। और ब्रुसेल्स आपको पता होगा यूएस में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये बेल्जियम की कैपिटल है। और क्यों है यहाँ पे? क्योंकि पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुआ था। कहाँ? ब्रुसेल्स में। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। चलो इंडिया ने पहली बार कमीशन किया है स्मॉल से लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट। कहाँ पे बताइए? स्मॉल से स्केल पे एलएनजीज वगैरह का प्रोडक्शन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन होगा। कहाँ पे इस तरह की यूनिट स्टार्ट की गई है बताइए? ये हुआ है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में हमारे इंडिया का पहला स्मॉल सेल लिक्विफाइड नेचुरल गैस की यूनिट स्टार्ट हुई है। क्या काम करेगा? इनेबल करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल गैस टू इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंज्यूमर्स इन द रीजन जहां पे कन्वेंशनल पाइपलाइन नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। गुजरात को लेके हमने पढ़ा था, ढोलेरा गुजरात सेमीकंडक्टर यूनिट। हरियाणा दिनबंधु छोटे राम थर्मल पावर प्लांट। उड़ीसा बहुत बार पढ़ा लिया है, तालाबीर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। क्या खास है यहाँ पे? हमने जाना था खास इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे हो रही है बायोमास को फायरिंग। और क्या है ये बायोमास को फायरिंग? थर्मल पावर प्लांट है तो कोल चाहिए होता है उसमें, तो थोड़ा सा कोल निकाल के हम बायोमास डाल देंगे तो थोड़ा सा पोल्यूशन कम होगा। इसी को कहते हैं बायोमास को फायरिंग, जो यूज होगा तालाबीर थर्मल नेशनल पावर प्लांट में। 10% बायोमास को फायरिंग की बात की गई है। कहाँ पे है तालाबीर? उड़ीसा में है। और हमने पढ़ा स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस का यूनिट। कहाँ? मध्य प्रदेश में। चलो ठीक है, काफी फैक्चुअल क्वेश्चन है, मुझे पता है। सेशन शॉर्ट रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि आपको भी होली खेलनी होगी। विच कंट्री हैज अनाउंस द बैन ऑन डिस्पोजेबल सिगरेट्स और वेप्स? हमेशा न्यूज में रहता है, कोई ना कोई बैन करते रहता है सिगरेट्स या फिर वेप्स वगैरह को। किस कंट्री ने किया है बताइए? वनडे एग्जाम में मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्टेट पीसीएस वाले भी पूछते हैं। ये न्यूजीलैंड में किया है, ठीक है। तो हुक्का मार किसने हमारे स्टेट में बैन किया था? पढ़ा था हमने, तेलंगाना ने, ठीक है। और ऐसे अगर पूछा जाए तो ई सिगरेट्स वेप्स को बैन किया है न्यूजीलैंड में। क्यों कर रहे हैं? ताकि अंडर एज जो सेलिंग होती है वेप्स की, सिगरेट्स की, उसको कर्ब किया जा सके और मेंटेन किया जा सके पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड को। यूएस ने भी बैन किया था कुछ, कल ही पढ़ा था हमने, एस्बेस्टस को।
क्यों? क्योंकि कार्सिनोजेनिक होता है और यूएस में मैक्सिमम डेथ ड्यू टू कैंसर होता है। डायरेक्ट लिंक एस्बेस्टस से निकला है। फिर भूटान से हमने पढ़ा था कल, बहुत अच्छे से जाना था भूटान और इंडिया के रिलेशन को, बहुत बढ़िया सेशन था, आप जाके देखो। भूटान इंडिया का रिलेशन बहुत बढ़िया वैसे भी होता है। तो भूटान का एक प्रोजेक्ट है गलेफू माइंडफुल प्रोजेक्ट, जो बात करता है कि हम ऐसी इंडस्ट्रीज बनाएंगे जो जीरो कार्बन इमिशन करती है, लाइक आईटी इंडस्ट्रीज, मेडिकल, हेल्थ केयर सिस्टम, एजुकेशन सेंटर्स। और दक्षिण कोरिया में क्या हुआ था? थर्ड डेमोक्रेसी समिट, जो इनिशिएटिव थी यूएस की, ठीक है, और थीम क्या था? शेपिंग फ्यूचर जनरेशन। कहाँ हुआ था? साउथ कोरिया में हुआ था। चलो, गैलापागोस आइलैंड हमेशा न्यूज में रहता है और इम्पॉर्टेंट भी है। चार्ल्स डार्विन ने यहीं पे जाके अपनी जो भी रिसर्च की थी यहीं की थी। गैलापागोस आइलैंड में आपको बताना है इसमें से इनकरेक्ट कौन सा है, ठीक है। चलिए बताइए, नीचे से स्टार्ट करते हैं। क्या ये पैसिफिक ओशन में है? गैलापागोस आइलैंड साउथ अमेरिका है ना, इधर इक्वाडोर आती है, तो इक्वाडोर की ही है ये एरिया, ठीक है। जी हाँ, ये इक्वाडोर से बिलोंग करता है, जो मैंने बता दिया। तो यहीं पे है गैलापागोस आइलैंड, पैसिफिक ओशन में है, बिल्कुल है। और किसको बिलोंग करती है? इक्वाडोर साउथ अमेरिका को बिलोंग करती है। चलो ठीक है। उसके बाद क्या ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 ओशन करेंट्स है? पनामा का वार्म करंट, उसके बाद फिर एक कोल्ड करंट है, डीप करंट है। ये तीनों करंट यहाँ पे लोकेट होती है। कहाँ? गैलापागोस आइलैंड में। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही मैंने अभी बोला। और क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ। है? करती है? नहीं करती है, यहाँ से इक्वेटर पास करती है, ठीक है। स्टैटिक क्वेश्चन था बट बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो क्यों न्यूज में है? क्योंकि रील देखा है बरसाना वाली राधे माँ की जो मंदिर है, वहां पे कितनी भीड़ उमड़ पड़ी है, होली खेलने के लिए लोग चले गए हैं, बहुत भीड़ है। उसी तरह से यहाँ पे भी, ठीक है। तो इस तरह की भीड़ क्या करता है? जो डेलिकेट बैलेंस है वहाँ पे, जो उनका यूनिक इकोसिस्टम है, उसको थ्रेटन करता है ना, बिल्कुल करता है। तो वहाँ पे भी राइजिंग नंबर्स ऑफ विजिटर्स है। कहाँ? गैलापागोस आइलैंड को, इसीलिए ये न्यूज में था, आपको जानना जरूरी होगा। यहाँ पे है गैलापागोस आइलैंड, ठीक है, इक्वाडोर को बिलोंग करता है और इक्वेटर यहाँ से पास करता है। चलो, बहुत ही न्यूज में है, अभी नोटिफाई हुआ है। किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का फैक्ट चेक यूनिट। बहुत कंट्रोवर्सी भी है, क्यों? क्योंकि ये फैक्ट चेक यूनिट है एक गवर्नमेंट एजेंसी की। तो ये हो सकता है, अपोजिशन का कहना है कि ये हो सकता है कि हम जो भी फैक्ट डालें उसको ये फैक्ट चेक यूनिट कहे कि नहीं ये गलत है, बिल्कुल कर सकता है, इसलिए कंट्रोवर्सी में है। फिलहाल आपको ये नहीं जानना, मतलब जानना है, बिल्कुल जानना है, लेकिन आपको ये ज्यादा जानना है कि किस मिनिस्ट्री का है, ठीक है। हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट चेक यूनिट को अंडर आईटी रूल ऑफ 2021? बताइए, ये क्या है? मीटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय ने नोटिफाई किया है फैक्ट चेक यूनिट, ठीक है। क्या करेगा? जो भी अफवाह है, इनवेस्ट इंफॉर्मेशन है, उसको चेक करेगा, बताएगा कि ये सही है क्या गलत है। ओके, चलो। कंज्यूमर अफेयर्स, किसान ई उपज निधि, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया, कल पढ़ा था भाषा नेट पोर्टल, किसकी थी? मीटी की थी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को लेके पढ़ा था FSSAI, क्यों आया था FSSAI? इनकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। न्यूज में इसलिए था क्योंकि डायरिया और फूड पॉइजनिंग के केसेस बढ़ रही है, इसलिए 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। FSSAI कर रहा है, किसकी नोडल मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की है। केमिकल और फर्टिलाइजर्स बहुत बार पढ़ा है, अब इसके बाद रिविजन नहीं कराऊंगी पक्का। तो रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम, ठीक है। रीवैम्प फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन असिस्टेंस स्कीम क्या काम करता है? ये काम करता है जो भी दवा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको ग्लोबल स्टैंडर्ड की दवा बनाने में टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स की है। चलिए, गुलाल गोटा, ये बॉल होता है, ठीक है, लेस का बना रहता बॉल है, उसके अंदर कलर्स रहते हैं और आप मारो और खेलो होली। कहाँ की है? ठीक है, बहुत ही यूनिक चीज है और बहुत बढ़िया चीज है, खेलने में वहां के लोगों को बड़ा मजा आता होगा। हमारे बेगूसराय की नहीं है, ठीक है, काश होती बट नहीं है। बेगूसराय इसीलिए है क्योंकि पोल्यूशन यहाँ बहुत ज्यादा है। किसने कहा? IQ एयर ने कहा हाईएस्ट पोल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी कौन? बेगूसराय। चलो, तो ये गुलाल गोटा कहाँ की है? पिंक सिटी जयपुर की है, ठीक है। तो जयपुर की गुलाल गोटा क्या है? ये जो मुस्लिम ब्लैक मेकर्स है जिनको मनीहास भी कहते हैं वो बनाते हैं और ये जयपुर में ही मिलता है, बहुत पुराना ट्रेडिशन है ये, ठीक है। तो
ये देख रहे हो, ये गोल गोल, ये है गुलाल गोटा। कहाँ की है? जयपुर की है। होली खेलने के लिए बड़ी बढ़िया चीज है। नागपुर ऐसी पहली सिटी जिन्होंने बनाया है जीरो एक्शन प्लान फॉर जीरो कार्बन इमिशन बिल्डिंग बाय 2050। किसने? नागपुर में। और कोझिकोड का हमने क्या पढ़ा था? इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव म्यूजियम कहाँ बना है? कोझिकोड में बना है। जितने भी कोऑपरेटिव्स हैं हमारे इंडिया में, उनकी सारी हिस्ट्री वगैरह वहां पे मेंशन्ड है। कहाँ पे? कोझिकोड के इंटरनेशनल सेंटर फॉर कोऑपरेटिव्स जो म्यूजियम है। चलो ठीक है, किनको सेलेक्ट किया गया है पेरिस ओलंपिक्स 2024 के एज अ फ्लैग बेयरर के रूप में? काफी फैक्चुअल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वज वाहक के रूप में किन्हें चुना गया है? बताइए। दो नाम तो आप आराम से एलिमिनेट कर दोगे, टीएम कृष्णा और नीना प्रसाद। क्यों? क्योंकि नीना प्रसाद जो है उनको नृत्य कलानिधि पुरस्कार मिला है और टीएम कृष्णा को कलानिधि पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है। देवेंद्र झाझड़िया और शरद कमल पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देवेंद्र झाझड़िया जो है इनको पारा ओलंपिक कमेटी के प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। और बचे क्या? शरद कमल। जी हाँ, शरद कमल जो है ये होंगे हमारे ऑफिशियल फ्लैग बेयरर। ठीक है, खेल रत्न अवार्डी हैं ये शरद कमल। और अपकमिंग पेरिस ओलंपिक में ये क्या करेंगे? ये करेंगे फ्लैग बेयर। ठीक है। अरे यार सारा क्लियर कर दिया, सेकंड रुको। कौन है शरद कमल? क्या खेलते हैं ये बताइए? टेबल टेनिस के प्लेयर है। ठीक है। चलो लास्ट क्वेश्चन है, ब्रुशेथोआ इसरो। ये न्यूज में देखा गया है, क्या है ये बताइए? ये पुष्पक नहीं होगा यहाँ पे। ब्रुशेथोआ इसरो जो है अभी हाल ही में न्यूज में देखा गया है, वो क्या है? समुद्री स्लग है? नहीं, पर कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था मेलानोकोमस द्रौपदी के बारे में, जो हमारे जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट उन्होंने डिस्कवर किया था ऑन द कोस्ट ऑफ ओडिशा एंड वेस्ट बंगाल। क्या था? सी स्लग था। और ऑनर किया था हमारे प्रेसिडेंट सर मैम को, उनका नाम रख के। ठीक है, उनके नाम पे रखा दिया था ये सी स्लग। क्या था? मेलानोकोमस द्रौपदी। चलो ठीक है। नीमाटोड को लेके भी हमने बहुत बढ़िया से पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है। स्टेरिनीमा एडम्सी नीमाटोड था, पहली बार पाया गया था। क्या खास था इस नीमाटोड में? ये नीमाटोड पौधे के अंदर घुसता है और बैक्टीरिया रिलीज करता है, जिसके चलते पेस्ट वगैरह मर जाता है। नेमाटोड तो क्या फिर वायरस? नहीं, पर हमने पढ़ा था मम्स के बारे में, जो अभी केरला में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ये एक वायरल डिजीज है, फैलता है पैरामिक्सो वायरस से। और क्या होता है? पैराटॉइड ग्लैंड जो होती है वो स्वेल कर जाती है। ठीक है, बच्चों में बहुत ज्यादा हो रहा है और इनका सिम्टम्स स्वेलिंग ऑफ पैराटॉइड ग्लैंड्स है और सीवियर केसेस में ब्रेन की भी स्वेलिंग दिखती है। किसमें? मम्स में, जो होता है पैरामिक्सो वायरस से। तो ये क्या बचा? डीप सी आइसोपॉड है। ठीक है, गहरे समुद्र की आइसोपॉड है। क्या? ब्रुशेटास इसरो। ठीक है, रिसर्चर ने इसरो के नाम पे रखा है। कहाँ मिला था? केरला के कोस्ट पे। ठीक है। चलो, क्या होता है ब्रुशेटा इसरो? क्रुस्टेशियंस है ऑन द जीनस ऑफ ब्रुशथेआ। और आइसोपेड क्या होता है? इनवर्टिब्रेट होता है, जिनके बैकबोन नहीं होते उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो ये एक आइसोपोड है और उस क्लासिफिकेशन में बिलोंग करता है जिसमें क्रैब और श्रिम्प्स भी आते हैं। ब्रुशेथ्रा आइसोपॉड। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। जाइए होली बनाइए, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए।